Welcome everyone. It's so nice to see you all for this very important webinar, which we have planned on a very interesting, important and a very new topic, which is egg and embryo freezing. Now, what is egg and embryo freezing? As we all know, that aging is something which we cannot stop. So with the aging, there are few changes which are going on in our body, जिसकी वजह से हम हमारे जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होता जाता है. तो अगर हम स्टडीज देखें सारी, तो उसमें ये अगर आप ये देख रहे हैं ग्राफ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी एग काउंट फॉल होती जाती है. नाउ व्हाट इज द एग काउंट? जब एक गर्ल बॉर्न होती है उसकी ओवरीज में 3 मिलियन एग्स होते हैं. बाय द टाइम शी ग्रोस इन एज और वो जब वो 25 इयर्स तक पहुंचती है तो वो जो एग है वो उनमें से एग जो काउंट है वो गिर के अराउंड 1 लाख टू 70,000 पहुंच जाती है. जब एज 35 इयर्स की होती है तो हमारी बॉडी में जो एग काउंट है वो 30,000 हो जाती है और उसके बाद वो बहुत रैपिडली फॉल करती है. एंड इट इज बिलीव्ड बाय द एज ऑफ 45 to 51 the egg count goes to nearly zero. And जब egg count zero हो जाती है तब हमारा मेनोपॉज हो जाता है. इसको अगर फिर से समझाएं तो जब एक गर्ल बॉर्न होती है उसके अंदर 2 ओवरीज होती है. ओवरीज के अंदर जितने एग्स हैं वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं और फिर हर महीने वो एग्स जो है वो खत्म होते जाते हैं. एग्स फिर से बॉडी में नहीं बनते हैं. हालांकि अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आ रही है वो ये बोल रही है स्टेम सेल थेरेपीज और बहुत सारी और भी थेरेपीज है जो अभी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज है कि उनके साथ प्रोबेबली एग काउंट भी इम्प्रूव कर सकते हैं. पर अभी एज ऑफ नाउ इट इज बिलीव्ड कि जब एक गर्ल बॉर्न होती है उसकी ओवरीज में एग्स है और वो एग जो है हर महीने खत्म होते जाते हैं और एज का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. और जब 45 रफली 45 की एज तक पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ एग काउंट इज फिनिश्ड और उसके बाद एग काउंट जो है वो बढ़ती नहीं और जब एग खत्म हो जाते हैं तो हमारा मेनोपॉज हो जाता है. तो इफ वी सी दिस, ना सिर्फ एग काउंट कम होती जाती है, एग की क्वालिटी भी कम होती जाती है. हमारी बॉडी बहुत अच्छी है. इट ट्राइज टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एग्स एज अर्ली एज पॉसिबल. सो जब एक यंग गर्ल है हु इज 22 इयर्स ऑफ एज, उसके जो एग है हर महीने जो ओवरी में ग्रो करना शुरू कर रहे हैं वो अच्छे वाले एग्स हो रहे हैं. और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एग काउंट भी खत्म होती जाती है और उनकी क्वालिटी भी खराब होती जाती है. So as a result, with the age, pregnancy rate also goes on decreasing. And you can see कि अगर 22 years की आपकी एज है तो परसेंटेज प्रेगनेंसी रेट पर मंथ इज अराउंड 25. मतलब 4 में से एक जो 22 इयर्स ओल्ड है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनमें से एक प्रेग्नेंट हो जाएगी. और यही हम जो रेट है ये एज के साथ बहुत स्पीडली फॉल करता है और आप यहाँ पे अगर देखें 35 के बाद ये सडनली फॉल करता है. सो विद after the age of 35 the chance of becoming pregnant also decreases very fast and by the age of 46 it comes to nearly nil, around 1% and even less than that. Those who do not know उनके लिए मैं बताती हूँ कि हर महीने आपकी ओवरी में 8 to 10 eggs जो छोटे छोटे एग्स थे वो उनमें से 8 to 10 eggs ग्रो करना शुरू करते हैं. उसमें से 1 or 2 एग बड़े होके वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाते हैं बाय 13th-14th डे ऑफ द साइकिल. और फिर अगर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वही एग्स डाई डाउन कर जाते हैं और 14 दिन के बाद ओवुलेशन के 14 दिन के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं. So this is how every month the cycle goes on. Day 1 of the cycle is called day 1. Day 14 तक 2 या 3 एग डोमिनेंट हो जाएंगे. अगर प्रेगनेंसी होगी वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वही डे 30th पर आपके पीरियड्स आ जाएंगे. So, अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है तो और हमारे एग्स खराब होते जा रहे हैं. पर आजकल women are so well advanced, they are well educated, so nobody likes to have children very early. आजकल 20-21 years of age पे तो खुद ही girl is herself a small child, so उनका पूरा करियर भी सामने है. So most of the women they want to postpone their childbearing at least after 30 years of age or
एक और चीज होती है, नॉट ओनली द करियर, एक सही पार्टनर मिलना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सही पार्टनर मिलने में भी टाइम लग जाता है। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज एग फ्रीजिंग। नाउ व्हाट इज एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग इज अ प्रोसीजर टू प्रिजर्व अ वुमेन्स एग्स टू इनेबल वुमेन टू डिले कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी टिल अ लेटर डेट। तो जैसा कि हमने अभी तक समझा कि एज के साथ आपके एग ओल्ड हो रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आप अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप अपने एग फ्रीज करा सकते हो। एग फ्रीजिंग दो तरीके की होती है, सोशल एंड फॉर द मेडिकल रीजंस। सोशल एग फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीजिंग अ वुमेन्स एग फॉर नॉन मेडिकल रीजन। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके एग्स जो है वो सोशली शेयर हो जाएंगे। इट इज टोटली अ वेरी प्राइवेट थिंग बिटवीन दैट विमेन एंड द डॉक्टर। बट इसको सोशल वर्ड क्यों बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि इट इज बीइंग डन फॉर द सोशल रीजन, फॉर द रीजंस अदर देन द मेडिकल रीजन। मेडिकल रीजंस क्या होते हैं? मेडिकल रीजन होते हैं कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कोई कैंसर है, या आपके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से आपकी एग काउंट शुरू में ही काफी कम है, या आपके एग्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होके प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, उन कंडीशंस में जब हम एग फ्रीजिंग करते हैं तो उसको हम मेडिकल रीजन फॉर एग फ्रीजिंग बोलते हैं। पर सोशल एग फ्रीजिंग इज डन बिकॉज women want to protect her biological clock. We all know हमारी biological clock and हमारी professional clock बिल्कुल उल्टी चलती है। जिस टाइम maximum time होता है to rise in the profession, वही maximum time होता है for having a successful childbearing. पर pregnancy and childbearing से whatever one may say or not, आपकी professional life थोड़ा सा hit लेती है। So nowadays more and more women they want कि biological clock के विपरीत जाकर हम अपने एग्स को फ्रीज करा लें, and they don't want to rush or commit themselves to marriage. Also, it gives them time to prepare and to excel in the career, and can engage in family life when she feels more settled and she has a right person. So overall happiness quotient of the society increases with social egg freezing. सोशल एग फ्रीजिंग को बूम बहुत मिला था 2014 में, जब एप्पल एंड फ्यू मोर सच कंपनीज offered to their employees some benefits for the egg freezing, and they also agreed to partially pay their bill for the egg freezing. So then this thing came more in the limelight. अब एग फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या होता है? एग फ्रीजिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल बट टेक्निकल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओवरीज हैं, नॉर्मली जब हमारी नेचुरल साइकिल है तो हर महीने आपके एक या दो एग्स ग्रो करना शुरू करेंगे। बाय डे 14 वन और टू एग्स विल बिकम डोमिनेंट। वो अराउंड 17 to 18 mm के हो जाएंगे, और उसी टाइम में वो रप्चर होके ओवरी में से ट्यूब में आ जाएंगे। अगर उसी समय आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो एंड द स्पर्म्स रीच, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, और वो 2 दिन एग जिंदा रहता है, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो 4th डे पे जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जो डोमिनेंट फॉलिकल था, एग था वो, और जो छोटे छोटे 8-10 एग जो ग्रो करने शुरू किए थे, जैसे आप इस अल्ट्रासाउंड में देख रहे हो, ये ओवरी है और ये छोटे छोटे ब्लैक आपके एग्स हैं जो ग्रो करने शुरू हुए हैं। पर सिर्फ एक एग जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो ये अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये डोमिनेंट एग और ये छोटे छोटे एग से सारे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड फिर आपके उसके 14 डेज के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। If we go back to the whole process of egg freezing, नेचुरल साइकिल में आपका एक या दो एग ही डोमिनेंट होगा, पर जब हम एग फ्रीजिंग कर रहे हैं तो हम आपको हार्मोन्स लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, जो डे 2 या डे 3 आजकल तो बोलते हैं साइकिल के किसी भी टाइम पे ये शुरू किया जा सकता है। आपके ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वी यूज वेरी एडवांस्ड इंजेक्शंस, और ये यूजुअली रिकॉम्बिनेंट या बहुत हाई क्वालिटी इंजेक्शंस होते हैं जो सिर्फ टमी पे लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं होता, और हम आपको सिखा भी देते हैं कि ये कैसे लगा रहे हैं। इनको 10 डेज लगाया जाता है। एम ये होता है कि अराउंड 14 to 15 एग्स आपके बन जाएं। वी डू पर्सनलाइज्ड
एग फ्रीजिंग मतलब इसमें हम बैचिंग नहीं करते हैं, जिसको एग फ्रीजिंग करनी है उसके हिसाब से हम चलते हैं और अल्ट्रासाउंड करके आइडियल थिंग इज टू गेट गो द टू द पर्सनलाइज्ड एग फ्रीजिंग रादर देन बैचिंग। और उसमें हम 2-3 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करके आपके एग्स को फॉलो करते जाते हैं, जिससे कि हमें उनका साइज देखने के लिए मिल जाए और कितने एग्स ग्रो कर रहे हैं वो पता चल जाए, और उसके हिसाब से डोजेस को चेंज कर सकते हैं। और फिर जब आपके एग्स प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं, 17-18 के हो जाते हैं, तो आपको पूरा बेहोश करके वेजाइनली ही इन एग्स को एक बहुत फाइन ट्यूब से हम एस्पिरेट कर लेते हैं और उन एग्स को बाहर निकाल के लैब में से उनको प्रोसेस करके उनको आपके लिए फ्रीज कर देते हैं। जिस दिन ये प्रोसीजर होता है उस दिन आपको अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, तो आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए आना होता है और इसके बाद आप घर चले जाते हो। इट्स टोटली पेनलेस प्रोसीजर और कोई इसमें कट नहीं आता है, कोई आपके स्टिचेस नहीं लगते हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू कैन गो बैक टू योर वर्क। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द एग फ्रीजिंग। Now, what is the success rate of egg freezing? It has been seen that अगर eggs freeze किए जाते हैं तो survival rate is around 90 to 97%। उन eggs को अगर जब हमने फर्टिलाइज करना है तो इसमें दो पार्ट है। एक तो है कि आपके एग्स बनाए, उनको बाहर निकाला और फ्रीज कर दिया। अब सपोज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको बेबी चाहिए एंड यू हैव अ पार्टनर, तो उन एग्स को थॉ करके, थॉ मतलब उनको फ्रीज किया हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन में, फिर उनको थॉ किया जाता है, उनको वार्म अप किया जाता है और आपके पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके आपके अंदर इंस्टिल कर देते हैं। अगेन दैट इज अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर। उसके अंदर क्या किया जाता है, आपके पीरियड्स के सेकेंड डे से आपको सिर्फ ओरल मेडिकेशन दी जाती है आपकी लाइनिंग बनाने के लिए। इसमें कई बार हम नेचुरल साइकिल पे भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि मेडिसिन दी जाए, नेचुरली आपकी लाइनिंग को भी फॉलो किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड करके। और डे 17 पर एम्ब्रियो को ग्रो करके आपके अंदर एक बिल्कुल फाइन कैनुला से इंस्टिल कर देते हैं। इट्स अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। अब जब हमने ये एग्स को थॉ करके आपके पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज किया, तो अगर सपोज आपके 10 एग हैं हमारे पास, तो क्या वो सारे फर्टिलाइज हो जाएंगे? नहीं। अराउंड 70 to 80% इज द फर्टिलाइजेशन। उनमें से 2 या 3 एम्ब्रियोज को आपके, जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है और वो बेबी बनाने लगता है, उसको इनिशियल स्टेज पे एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जितने एम्ब्रियो इकट्ठे हैं उनमें से 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाएंगे, और उनको जब वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं और वो आपकी बॉडी ले लेती है, तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जो इम्प्लांटेशन रेट है दैट इज अराउंड 17 to 40%। So actually, clinical pregnancy rate per oocyte is 5 to 10%, and overall clinical pregnancy rate is 40%, which is very good. अगर आप naturally भी देखते हो किसी भी month, अगर आप normally भी try कर रहे हो, तो अगर 100 pregnancies होती है उसमें से 70 pregnancies they will get aborted even before आपका pregnancy test positive आता है। So actual clinical pregnancy rate in natural conception also is only 30 to 40%, और वही आपका egg freezing के साथ भी वही rate होता है। Now there is something known as embryo freezing. So what is the difference between egg freezing and the embryo freezing? Egg जैसे मैंने आपको बताया, egg क्या होता है कि आपकी ओवरी के अंदर egg बनाए, ठीक है, उनको बाहर निकाल लिया जब वो ग्रो हो गए। अब अगर हमने उन एग को बिना आपके पार्टनर के स्पर्म्स को फर्टिलाइज किए बिना फ्रीज कर दिया, दैट इज एग फ्रीजिंग। अगर आपका कोई स्टेबल पार्टनर है या हस्बैंड है, तो फिर हम उनके स्पर्म से उनको फर्टिलाइज करके, ये मेच्योर रह गए, ये ये फ्रीज कर दिया, तो एग फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर आपके पार्टनर के स्पर्म से इनको फर्टिलाइज कर दिया और एम्ब्रियो बन गया, मींस द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द बेबी, तो फिर उसको एम्ब्रियो फ्रीजिंग बोलते हैं। So embryo freezing is embryo is created after the sperm and egg are fertilized. Egg freezing में भी embryo बनेगा later when you have a partner. So this is the difference between egg and the embryo freezing. Now, what is better? Egg freezing is better or the embryo freezing is better? Now, egg is one large cell, whereas embryos are made up of many cells and are stronger than eggs. If you have a partner, then it is always better to go with the embryo freezing.
बट फॉर अ सिंगल वुमेन, अगर आपका पार्टनर नहीं है और आप अभी मैरिज नहीं करना चाहते, या आपको कोई और मेडिकल इलनेस है, जैसे जिसमें आपको कीमोथेरेपी लगने वाली है या रेडियोथेरेपी लगने वाली है, तो उसमें उसके पहले हम एग फ्रीजिंग एडवाइस करते हैं. सो I think with this, egg and embryo freezing must be clear to all of you. Then comes the mechanism of egg and embryo freezing, जो डॉक्टर स्मिथु आपको बताएंगे. पर उसके पहले मैंने आपको कुछ और चीजें बतानी है कि what is the cost of egg freezing. Now, egg freezing is almost equally in cost as the any IVF procedure, क्योंकि जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया कि आपको इंजेक्शंस लगेंगे, आपके एग्स बनेंगे और एग्स को रिट्रीव करेंगे, इट इज सेम एज द IVF प्रोसीजर. IVF में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि स्पर्म से उनको फर्टिलाइज नहीं किया जाता. सो चार्जेस आर मोर और लेस इक्वल टू IVF, मे बी 10-15,000 less, but almost similar. Now, ovarian stimulation with hormonal medication is done, follicular monitoring is done, egg pickup under anesthesia is done, egg washing is done, plus उनकी freezing की जाती है, तो it almost similar as the IVF. Actually, it is an IVF procedure, first step of the IVF only. एक बार एग पिकअप हो जाता है तो उसके बाद IVF में तो सिर्फ एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करते हैं और एग फ्रीजिंग में उन एग्स को स्टोर कर देते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. In Western world, it is very expensive. Egg freezing costs something around $10,000 to $20,000, or per year freezing cost be different. Now, next important question is, for how many years can the eggs be stored? Now, there is no known limit on how long your eggs can be frozen. You can freeze it for as long as you want. अभी तक जितनी भी स्टडीज हैं उनमें जो देखा गया है कि 10 to 15 years old egg frozen egg के भी एम्ब्रियोस बनाकर बेबीज बन चुके हैं और बेबीज बॉर्न हो चुके हैं. What is the ideal time for egg freezing? अगर ये actually देखा जाए तो 25 to 28 years is the ideal time of egg freezing. But the irony is, by the time people realize and they come to us for egg freezing or IVF, it is already across the 35 years of age. So इसलिए हम आजकल बहुत ज़्यादा, especially in the Western world and in the advanced society, the young girls are going for egg freezing, क्योंकि जो young eggs हैं वो सबसे best होते हैं for freezing, because उनके success के chances बहुत ज़्यादा हैं. But as the age increases, the chance of success is still less. But then still between 35 to 40 years, you can get your embryos or the eggs frozen. At least something is better than nothing. Is the procedure safe? To date, approximately 5,000 babies have been born from frozen eggs. The largest published study of over 900 babies from frozen eggs have shown no increased rate of birth defects when compared to general population. Over 3 lakh children born worldwide from frozen embryos have shown no increase in birth defects. Now, which center to be chosen? You have to choose a center which is definitely has most advanced technology. As Dr. Smithu, who is my embryologist and clinician as well, she will explain you what are the latest advances in these procedures. Secondly, center should be recognized to do the IVF and egg freezing and all these procedures. They should know how to do vitrification. Vitrification is the fast freezing, जो ideally in cases में करना चाहिए, and of course, which is able to give you a good quality of services. So now I invite Dr. Smithu, who is our embryologist, to come and explain you about the other advanced procedures of IVF and egg freezing. Thank you, Dr. Preeti. So, taking forward the webinar. So, coming to the cryopreservation. We use again the vitrification technology is the best and the latest technology to freeze any of the gametes like the sperm and the eggs. Vitrification is the fast freezing technology. Initially slow freezing technology थी for freezing gametes, but इससे survival rates कम थे.
With this latest technology, the survival rates of the gametes, both the oocytes as well as the embryos, unki survival rates are very good, and that's why the vitrification technology is preferred. And इसमें directly media -196 पे gametes को freeze किया जाता है. Now coming to sperm cryopreservation. Freezing of sperms needs cryopreservation agents that minimize damage to the cells during freezing and thawing process, and it's the procedure to preserve the sperm cells, and it's stored at -196 in liquid nitrogen. What are the indications of sperm freezing? In cancer patients, to preserve their fertility prior to chemotherapy or radiotherapy, or in patients undergoing pelvic or testicular surgeries, persons in occupations where a significant risk of gonadotoxicity is there, or to allow the donor semen samples to be quarantined while appropriate screening is performed. Now coming to artificial intelligence, this is the latest technology which has been introduced in the Touch Clinic. It's an advanced embryo selection software which helps to select the best embryo in IVF for improving the success rates. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं एम्ब्रियो में जो कि इनविजिबल होते हैं टू द ह्यूमन आई, एंड दीज फीचर्स दे आर पिक्ड अप बाय दिस सॉफ्टवेयर, एंड फिर वो प्रेडिक्ट करते हैं, वो स्कोर करते हैं. इट गिव्स अ स्कोर टू ईच एम्ब्रियो एंड हेल्प्स इन रैंकिंग द एम्ब्रियोज फॉर द ट्रांसफर. इसके बेनिफिट यही है कि इट हेल्प्स इन बेटर सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सूटेबल एम्ब्रियो फॉर ट्रांसफर द फर्स्ट टाइम, एंड इससे हमारा टाइम टू प्रेगनेंसी शॉर्टन होता है, विच रिड्यूसेस इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस. सो ये ना केवल एम्ब्रियो की वायबिलिटी स्कोर करता है, ये उसका जेनेटिक स्कोरिंग भी करता है. इट ऑल्सो टेल्स कि वो जेनेटिकली यूप्लॉइड है या एनिप्लॉइड है, उस चीज की स्कोरिंग करता है. And the reports are also very easy to understand. Like these were two patients which we did last week. Patient number 1, ये patient number 1 के embryos है, and this is patient number 2 के embryos है. ये दोनों day 5 blasts हैं. इसमें हम देख रहे हैं कि although morphologically दोनों under microscope दोनों एम्ब्रियोज, दोनों पेशेंट्स के एम्ब्रियोज बिल्कुल सिमिलर लुकिंग है, बट इनकी स्कोरिंग आप देखिए, पेशेंट 1 में द वायबिलिटी स्कोर इज 9.9 एंड इन पेशेंट नंबर 2 इट इज 3.5. ऑल्दो बोथ द एम्ब्रियोज आर लुकिंग सिमिलर, बट according to artificial intelligence the scoring in patient 1 is 9.9 and in patient 2 it is 3.5. So ये कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं जो कि इनविजिबल होता है नेकेड आई में अंडर माइक्रोस्कोप. एंड दिस इज द जेनेटिक एनालिसिस स्कोर फॉर पेशेंट 1 and 2. अगेन वी आर सीइंग इन पेशेंट 1 the euploidy score is 9.1 and in patient 2 it is 3.1. Less than 5 score is low score. So why to choose the Touch Clinic? It is the first center north of Delhi to start PGS at site, and we do individualized treatment. यहाँ कोई बैचिंग नहीं होती है. हर पेशेंट को अगर मंडे किसी का पिकअप आ रहा है और सेकेंड पेशेंट का ट्यूसडे को पिकअप हो रहा है, तो उन दोनों पेशेंट्स को भी क्लब नहीं किया जाता है. स्ट्रिक्टली इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है. एंड हमारे IVF पैकेजेस पेशेंट फ्रेंडली है, एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एट एवरी स्टेज ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. Our services are very transparent, and we provide services in an ethical way. The Touch Clinic is registered by State Registration Authority under Punjab government. Infertility services जो हम provide करते हैं, सबसे initially the basic workup of the infertile couple, जिसके अंदर endometrial biopsy, ovarian stimulation, follicle monitoring, hormonal profile and semen analysis included है. IUI is done both husband and donor. Basic IVF, ICSI, IMSI, PGS, ERA, blastocyst culture, laser assisted hatching, freezing eggs, sperms, embryos, frozen embryo transfer, TISA, egg donation,
फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज एंड ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी, ये सारी सर्विसेज टच क्लिनिक में अवेलेबल है। Now, basic IVF procedure में the women's eggs are taken out of her body and they are fertilized in the lab in a petri dish with sperm, and the embryo thus formed is transferred back into the uterus. IVF के indications क्या है? किन cases में ये IVF का procedure किया जाता है? जिनके मेल पार्टनर के काउंट या मोटिलिटी कम हो, सबनॉर्मल हो, या जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो, या अगर फीमेल पार्टनर में एंडोमेट्रियोसिस हो या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो, इन सब में आईवीएफ की इंडिकेशंस बनती हैं। ये आईवीएफ का बेसिक प्रोसीजर है। ब्रीफली डे 1 डे 2 ऑफ द साइकिल से इंजेक्शंस लगते हैं, बीच में 3 या 4 बार अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि फॉलिकल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, एंड नॉर्मली 10-11 डेज में एग्स रेडी हो जाते हैं। जब रेडी होते हैं तो HCG इंजेक्शन लगा के 35 आवर्स लेटर अंडर एनेस्थीसिया एग्स को पिकअप कर लिया जाता है। कोई चीरा पे कट नहीं लगता, जस्ट एक नीडल से एग्स को रिट्रीव कर लिया जाता है। जिस दिन एग्स रिट्रीव होते हैं, इसके बाद हस्बैंड के सैंपल को कलेक्ट करके उससे प्रिपेयर किया जाता है, वॉश किया जाता है, और स्पर्म्स और एग को फ्यूज करके उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। एंड थर्ड डे जो एम्ब्रियोज बनते हैं, 1 या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जो बाकी के जो होते हैं एम्ब्रियोज, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज, वो फ्रीज कर लिए जाते हैं। तो ये फॉलिकल मॉनिटरिंग है, टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल। आईवीएफ का एक और एडवांस टेक्निक है जिसे इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एंड इन दिस प्रोसीजर it involves the direct injection of a single sperm into the egg cytoplasm. इससे fertilization rates, fertilization failure होने के chances कम होते हैं। So this is the video. Here we can see ovary, stimulated ovary, and ये black पे ये सारे follicles है जिसके अंदर egg है। ये needle डाली है और ये follicle collapse हो गया है। ये फॉलिकुलर फ्लूइड आ गया है जो कि ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को प्रोवाइड कर दिया गया है लैब के अंदर, और लैब के अंदर फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट फिर ये एग्स को पिक करते हैं। ये इक्सी का प्रोसीजर दिखाया गया है। ये एग है और ये एक इंजेक्शन पिपेट के थ्रू ये स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। सो दिस इज द इक्सी प्रोसीजर। ये दोनों के फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो बनता है, जो कि डे 2 पे इसके ऐसा लुक होता है, एंड फिर इसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, फिर 2 से 4 सेल्स होते हैं, 4 से 8 सेल्स होते हैं। थर्ड डे तक ये 8 सेल का एम्ब्रियो बन जाता है। फोर्थ डे तक इट बिकम्स ए बॉल ऑफ सेल्स जिसे मोरुला कहते हैं, एंड डे 5 पे इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, एंड ये ब्लास्टोसिस्ट इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड द मोस्ट रोबस्ट एम्ब्रियो। इससे अगर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्ब्रियो। ये अब ब्लास्टोसिस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हमने इसको इस यूट्राइन कैविटी में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है। सो ये कैथेटर है जिसमें एम्ब्रियोज लोडेड होते हैं, एंड ये सीधे फंडस में ये एम्ब्रियोज डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। Now, what are the procedures which can increase the success rates in IVF? IMSI is intracytoplasmic morphologically selected sperm injection. Normally ICSI में sperm 400 times magnify होता है, but IMSI में it is magnified 6000 times. इससे best sperm is selected, and if you are selecting the best sperm, इससे embryo की quality बहुत अच्छी होती है, and that helps in improving the implantation success. Then comes pre-implantation genetic screening. It's a technique to select the best embryo for transfer. इससे हमें ये पता चलता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल एम्ब्रियो जो दिख रहा है, इज इट जेनेटिकली नॉर्मल और नॉट। इस पे
ये जब बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है एम्ब्रियो, तो उसमें से फ्यू सेल्स को निकाल के इसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और इसकी रिपोर्ट आती है, उस पर पता चलता है कि इनमें से कौन से एम्ब्रियोस जेनेटिकली नॉर्मल है और जो जेनेटिकली नॉर्मल होते हैं उन्हें ही ट्रांसफर किया जाता है. So quiz, ये PGS ideally it is for all the patients, but definitely for older age women more than 35 years and जिनके recurrent IVF failures हैं या जिनके recurrent miscarriages होते हैं. इसका benefit यही है कि it gives higher chances of pregnancy, it reduces the risk of miscarriage, and we are transferring one embryo, so it reduces the health risks of twin or multiple pregnancies. And why it is not done everywhere? Because it's high tech, it's expensive, and IVF lab should be of very high standard. All these PGS के ये जो techniques हैं, ये strict aseptic conditions में perform किए जाते हैं. And the Touch Clinic is the first clinic north of Delhi to start PGS at site. ये हमारा international validation certificate है. Now coming to ERA, that is endometrial receptivity array. इस टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि विच इज द बेस्ट डे फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर. नॉर्मली ये कहते हैं कि देयर इज अ विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन इन द एंडोमेट्रियम, एंड अगर हमें वो पता चले कि विच इज द बेस्ट टाइम टू ट्रांसफर, जब एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी बेस्ट होती है टू एक्सेप्ट द एम्ब्रियो, देन द चांसेस ऑफ सक्सेस improves by around 15 to 20%. Then comes blastocyst culture. Blastocyst is the day 5 embryo, and it is the most competent or the robust embryo क्योंकि ये 5 दिन तक lab में grow कर चुका है, so it is the healthiest embryo. And if we are transferring the best embryo, of course that improves the pregnancy rates. Assisted hatching, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर या जिनकी एम्ब्रियो की वॉल थिक होती है उसमें असिस्टेड हैचिंग करी जाती है, बट एक्सपर्ट्स डू नॉट रिकमेंड द यूज ऑफ असिस्टेड हैचिंग इन ऑल द आईवीएफ पेशेंट्स. एग डोनेशन, जिन के फीमेल पार्टनर की पुअर ओवेरियन रिजर्व हो या उनका कोई जेनेटिक डिजीज हो या शी हैज एडवांस्ड मैटरनल एज या हेरिडिटरी कोई डिजीज हो जो कि आगे बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है, in all these cases donor eggs को यूटिलाइज किया जा सकता है. Apart from all these high-tech technologies and techniques, we also provide therapy for stress management during infertility treatment, like acupuncture services, fertility diet advice, and massage therapy. Thank you. Now I invite Dr. Preeti once again. Hello. So I think this webinar must have told you a lot about what actually is egg freezing, what is embryo freezing. The aim was, हम इतना सुनते हैं कि egg freezing हो रहा है, embryo freezing हो रहा है, IVF है. So people get so confused what is what. So basically egg freezing and embryo freezing are part of IVF only. अगर हम स्पर्म्स को फर्टिलाइज कर देते हैं स्पर्म्स के साथ एग को, तो फिर उसको एम्ब्रियो बना देते हैं, तो फिर वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो जाता है. और अगर हमने सिर्फ एग निकाल के फ्रीज कर दिए तो वो एग फ्रीजिंग हो जाता है. Now these are very good procedures, and आजकल with so much of advancement these have become very painless and very easily acceptable procedures. The costing also is not very high, so the girls who want to delay their childbearing by many years and who are not very sure when they are going to get married, then rather than wasting time and thinking about when to go for a child or to have a marriage early just for the reason that they want to have a baby, for them the egg freezing is a boom, and the earlier it is done the better is the result or outcome of it. But every day you are younger than the next day. So even those who have not got the egg freezing done or embryo freezing done till now, they can opt for it now. So it is always said that to be late, it is better to be late than never. Also, one question which many people ask is that can we donate our own eggs? Usually, no egg donation is not allowed. And secondly,
there are multiple reasons for it, because it should be an anonymous donor. Secondly, usually the egg freezing is nowadays done by the women who are more than 35 years. So anyways, their eggs are not fit for donation also. So ideally, donor egg should be a young egg of somewhere between 25 to 28 years of age. If you have any questions, you can just type it in the chat box so that we can answer your questions. There is one question which has been asked, that what happens to embryos or eggs that is no longer required by the patient? You can opt for the voluntary donor. That's a very good question, and it's such a noble question. There are so many people who are looking for donor embryos. They cannot have their eggs, or their eggs are also not working, or even the sperms are not there. So then those embryos can be donated to the anonymous donor. You can go to your IVF centers and you can put the request that the leftover embryos can be donated to someone. In case you do not want your embryos to be donated, then you can put a request for them to be destroyed, or you can put a request for them to be used for the research. It's your choice which option you want. Another question is, if 4 embryos develop, what is the selection criteria of 2 embryos from these 4? Again, a very good question. If 4 embryos they develop, then there is a proper grading, which Dr. Smithu had just explained. So the best embryos are picked up depending on the grading. Now these are morphological grading. Genetically, we can come to know only through the PGS, implantation genetic screening. So with that, with the PGS, we can come to know which embryo is good. If we just want to go for morphological grading, we can see from there. If any other question anybody is interested in asking, you can always put it in the chat box. I can see. I think there are no more questions in it, but you can always get back to us at our center, the Touch Clinic. Now I invite our clinic manager, Ms. Anchal, to conclude the webinar. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. A quick information about the Touch Clinic services. We take all precautions for COVID-19, consultation with prior appointments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters. We have a Touch Pharmacy also. You can call on the number 0172 5032 467 or 961311 by calling on this number, you can deliver the medicines at your doorstep. We have a lab also, the Touch Lab, which is affiliated to SRL. You can call on the number 0172 5032 467 99157 48821 to book your lab tests at your doorsteps. As you know, अभी जैसे कोविड चल रहा है, अगर किसी ने वीडियो कंसल्टेशन या फोन कंसल्टेशन करना है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक विद डॉक्टर प्रीति जिंदल, तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर बुकिंग योर स्लॉट. नंबर है 9915748821 और 9888448803. आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन या फोन कंसल्टेशन के लिए. नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा नेक्स्ट वेबिनार है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर है, जो कमिंग फ्राइडे को आ रहा है 9 जुलाई को. टाइमिंग्स जो है वो सेम रहेंगे 3 PM to 4 PM. टॉपिक है हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी. तो उस पर रजिस्टर करने के लिए आपको कॉल करना है 0172 5032 467 99157 48821 पे. इसके जो स्पीकर्स है वो है डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो हमारे डायरेक्टर है द टच क्लिनिक के, डॉक्टर रिधि कालरा, कंसल्टेंट द टच क्लिनिक, एंड द डॉक्टर आकांक्षा, जो कंसल्टेंट है टच क्लिनिक में. मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी वेबिनार को बंद करने से पहले कि जैसे कि कोई बीच में लॉगिन हुआ है या किसी ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली है, तो वैसे तो हमारा जो भी वेबिनार्स होते हैं वो ऑनलाइन जो लाइव रहते हैं फेसबुक पे, हमारी फेसबुक आईडी पे जो लाइव रहते हैं, इनके फिर भी किसी ने बीच में लॉगिन किया है, आधा सुना है, आधा अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं सुनी उन्होंने, तो वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.thetouchclinic.com.
आप हमारी वेबसाइट पर जाके सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएगी। हम काफी सालों से वेबिनार्स कर रहे हैं, मोस्टली हम टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं किया है कवर, और आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको बताएं, तो आप प्लीज वो टॉपिक हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें मेल कर सकती हैं। नंबर्स जो आपको हमने बताई है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9915748821। आप इस नंबर करके टॉपिक बता सकते हैं जो हमने अभी नहीं कवर किया, या आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैम जो है आपको इन डिटेल्स बताए। ठीक है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज का वेबिनार हम यहीं पे जो है खत्म करते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट फ्राइडे 9 जुलाई 3 PM to 4 PM हमारा नेक्स्ट वेबिनार है हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे। थैंक यू सो मच।